ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन ए आ गई है, इसको हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं किसके अंदर, इक्वेशन 1 के अंदर। तो ए एक्स एज इट इज है, ठीक है, ये आ गया हमारे पास जब हमने ए इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करा इक्वेशन 1 के अंदर। ये है, अब यहाँ पर आ रहा है प्लस, अगर ब्रैकेट ओपन करता हूँ तो सी बी स्क्वायर माइनस ए बी सी अपॉन में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू सी। अब ए एक्स इधर आ गया, अब ये पूरा टर्म उधर जाएगा, तो पूरे टर्म को मैं नेगेटिव लिख दूंगा यहाँ पे ब्रैकेट लगा के। अब यहाँ पर सर आप ये पूरी टर्म क्यों लेके गए? बच्चे, इक्वल क्योंकि टू मुझे ना के एक्स नीचे। की वैल्यू निकालनी थी, तो एक्स को इधर रखना पड़ेगा, बाकी पूरी टर्म को हटाना पड़ेगा, इस वजह से। ओके सर, ओके। हाँ जी, तो ये आ जाएगा सी बी स्क्वायर माइनस सी ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करा है, मतलब एलसीएम लिया है, नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई। हम यहाँ पे जो है एलसीएम लिया है, तो एक बार ध्यान से समझना एलसीएम कैसे करेंगे। एलसीएम के लिए पहले नीचे वालों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नीचे आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा फिर सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ ब्रैकेट में है सी बी स्क्वायर माइनस ए बी सी। अब बेटर है ब्रैकेट ओपन कर ले हम दोनों तरफ, तो यहाँ पर था ए एक्स और यहाँ आ रहा है सी बी स्क्वायर माइनस सी ए स्क्वायर, और ये ब्रैकेट अगर ओपन हो जाएगा तो ये सी बी स्क्वायर नेगेटिव प्लस ए बी पॉजिटिव प्लस ए बी सी, ये आ रहा है। अब यहाँ क्लियरली विजिबल है, ये चीज़ें इससे कट गई, पॉजिटिव था एक नेगेटिव था। यहाँ आ रहा है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पर आ रहा था ए एक्स, तो यहाँ बच रहा है माइनस सी ए स्क्वायर प्लस ए बी सी अपॉन में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आप खुद देखो यहाँ पर हुआ क्या, ए यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, और मुझे ऊपर दिख रहा है कि ए मैं कॉमन ले सकता हूँ। तो अगर मैंने ए कॉमन लिया तो यहाँ आ रहा है माइनस सी ए, यहाँ आ रहा है प्लस बी सी, ये बच रहा है, और यहाँ है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये जो ए यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ए से ए कैंसिल हो गया। तो आपका जो आंसर आ रहा है, एक्स की वैल्यू आ रही है, वो आ रही है माइनस सी ए प्लस बी सी अपॉन ये सी है, ठीक है ना, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ध्यान से पढ़ना, ठीक है ना क्वेश्चन एक बार, और अगर आप देखो मैंने कुछ गलती करी है या आपका कुछ गलत है तो ये आंसर आ रहा है। ठीक है, मैंने सारे स्टेप्स यहाँ पे फॉलो करे हैं, एक बार आप अपने स्टेप्स यहाँ पे चेक करो कि मैंने कुछ यहाँ पे कुछ मिस करा है या आपने कुछ मिस करा है, तो फिर आंसर आ जाएगा आपका। हाँ जी बच्चों, बताओ। अगर आप आंसर टैली करके मुझे कंफर्म करो, देन फिर आगे देखते हैं। सर अब लास्ट क्वेश्चन करा दो सर, वो होमवर्क में कर लेंगे हम बाकी पार्ट। एक सेकंड, मैं पहले वो डिस्कस कर रहा हूँ एक बार होमवर्क वाला पार्ट। पहले यहाँ तक हो गया सबका, सेकंड पार्ट सबका कंप्लीट हो गया? यस सर। एक बार बाकी भी यस सर। ठीक है। अब जल्दी से थर्ड पार्ट देखो, ये होमवर्क में दे रहा हूँ, पर करोगे कैसे, यहाँ पर आप एलसीएम लोगे, जैसे मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, ये तो नॉर्मल इक्वेशन है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ओके है। इस वाली इक्वेशन को नॉर्मल करने के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम लेने के बाद इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर एलसीएम लेंगे, बी इधर आ जाएगा, ए इधर आ जाएगा, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो एक नॉर्मल इक्वेशन आ जाएगी। तो समझ में आया कैसे करना है? यस सर। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पर एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इक्वेशन नॉर्मल हो जाएगी। अब सेम यहाँ पर अगर बात करें फोर्थ पार्ट की, तो ये होमवर्क में करना है। अब फोर्थ पार्ट की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखो ऑलरेडी एक्स का कोफिशिएंट दे रखा है, यहाँ वाई का कोफिशिएंट दे रखा है, यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म दे रखी है।
पर यहाँ पर x और y को आपको जो है टर्म नहीं दे रखा, यानी कोफिशिएंट नहीं दे रखा, तो पहले आपको जो है इसमें ब्रैकेट रूल लगाना पड़ेगा। सेकंड पार्ट के अंदर देखो ब्रैकेट रूल कैसे, कि अगर a प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस वाई से, जो कि इक्वल है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी a को पहले पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ही b को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, a को पूरे ब्रैकेट से, b को पूरे ब्रैकेट से, ठीक है। और इस तरीके से जब आप खोलोगे आ जाएगा ax प्लस ए वाई प्लस बी एक्स प्लस बी वाई, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे x वाली टर्म एक साथ ले लो, y वाली टर्म एक साथ ले लो। जब x वाली टर्म एक साथ लोगे तो आपके पास x का कोफिशिएंट आ जाएगा a प्लस बी एक्स, वाई वाली कोफिशिएंट एक साथ लोगे तो ये आ जाएगा a प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपका ये वाला इक्वेशन सॉल्व करके आपका इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने नॉर्मल एलिमिनेशन लगाना है या कोई भी मेथड लगाना है तो आप लगा सकते हो। क्लियर है ये कैसे सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट रूल लगा के ओपन करें, ठीक है। तो ये वाला भी आप होमवर्क में ट्राई करना है, इस वाले पार्ट को भी होमवर्क में ट्राई करना है। करें आगे फिफ्थ वाला? हाँ जी, यस सर। ठीक है, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा इसका। अब मैं बात करूँ फिफ्थ की, तो फिफ्थ अभी करेंगे क्योंकि फिफ्थ थोड़ा सा जो है इसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व है, तो अगर वो नहीं बताऊंगा तो आप नहीं कर पाओगे। अब क्वेश्चन में देखो कुछ मतलब डिफरेंस दिख रहा है इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको लग रहा हो, क्या डिफरेंट है इस क्वेश्चन के अंदर? सर इसमें नंबर्स दे रखे हैं। हाँ नंबर्स तो दे रखे हैं, पर नंबर्स देखो सर काफी बड़े वैल्यूज बड़े बहुत हैं। बड़ी। पहली चीज तो आपने नोट करा होगा कि नंबर्स काफी बड़े बड़े हैं, तो अगर सब्स्टिट्यूशन सर लगाने की सर ये सोच रहे हो। इल्यूमिनेशन मेथड से सर तो आसानी से हो जाएगा। एक सेकंड, जिसका क्या कह रहे हो एलिमिनेशन मेथड से? सर ये इल्यूमिनेशन मेथड से आसानी से हो जाएगा, नंबर है। नहीं बच्चे, कहाँ आसानी से होगा, यहाँ पे 152 है, यहाँ पे 378 है, पर इनका एलसीएम लोगे, फिर एलसीएम लेने के बाद जो कॉमन नंबर है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलरेडी काफी बड़ा नंबर हो जाएगा, ऑलरेडी 3 डिजिट का है, मल्टीप्लाई करने के बाद शायद 4 डिजिट का हो जाए। तो ये करने जाओगे ना तो सर कर इनमें से लोगे। पहले कुछ कॉमन निकाल लेते हैं। हाँ एक सेकंड, मुझे बस एक सेकंड दो, मुझे समझाने दो बस। इसके अंदर देखो, आप सब्स्टिट्यूशन लगाओगे तो भी वो बहुत बड़ा जाएगा, निकल जाएगा, मना नहीं, आंसर आ जाएगा। एलिमिनेशन भी हो जाएगा पर टाइम कंज्यूमिंग, और सेम जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे वो भी टाइम कंज्यूमिंग है। अगर आप कॉमन लेके भी करोगे तो ज्यादा कुछ कॉमन नहीं निकलेगा, ज्यादा से ज्यादा 2 कॉमन निकल पाएगा, ठीक है ना। उसके बाद नहीं निकाल पाओगे तो ज्यादा छोटा नहीं कर पाओगे, मेरी बात समझना है यहाँ पर। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन, मेरा मतलब इस तरीके का क्वेश्चन क्या है, कि जब x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट नीचे वाला सेम हो, ठीक है, विद सेम साइन, ऐसे ही वहां पे y का कोफिशिएंट और यहाँ पर x का कोफिशिएंट सेम हो, यानी इनके कोफिशिएंट इंटरचेंज हो, जो यहाँ पर x का कोफिशिएंट है वो यहाँ पे y का कोफिशिएंट है, और सेम जो यहाँ y का कोफिशिएंट है वो यहाँ पे x का कोफिशिएंट है विद सेम साइन। तो इस तरीके के क्वेश्चन में ना एक स्टेप आपने फॉलो करना है जिससे आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा। देखो क्या स्टेप है, कि आपके पास जो इक्वेशन दे रखी है ना, आप इनको ना क्या करो, ऐड कर दो एक बार और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो। जब भी आपके यहाँ पर x और y के कोफिशिएंट सेम हो, जैसे यहाँ पर 152x था और यहाँ पर प्लस 152y था, और y आपका माइनस 378 ऊपर था और नीचे x आपका माइनस 378x है, और कांस्टेंट जो मर्जी हो सकता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली इस क्वेश्चन इक्वेशन को एक बार एडिशन करना है, एक बार सब्ट्रैक्शन करना है। तो एक बार अगर मैं एडिशन कर रहा हूँ तो देखो उससे होगा क्या, 152 में से 378 को माइनस करो, कितना आएगा, 6 226 आ रहा है, कितना आ रहा है यहाँ पे 226 आ रहा है नेगेटिव में। देखो अभी ना खाली स्टेप बता रहा हूँ, अभी आप ये मत सोचना कि ऐसे क्यों कर रहे हैं, मैं इसको लास्ट में बताऊंगा ऐसा क्यों कर रहे हैं। पहले मैंने एडिशन करा, तो यहाँ पर जब एडिशन करा तो ये आ गया -226y, और इसको जब करा एडिशन तो ये माइनस माइनस प्लस होता है, साइन नेगेटिव का, तो ये आ गया 8678। अब आप इनमें से कॉमन लेने का ट्राई करो, तो यहाँ पर जो कॉमन आ रहा है -226 आ रहा है, मैंने माइनस के साथ कॉमन ले लिया तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, -678। अब ये -226 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। और अगर ये देखो इसके टेबल में आएगा 3 6 18 7 6 78, यानी ये 3 पे जाता है। यानी आपने क्या करा, एडिशन करके एक नई इक्वेशन क्रिएट कर ली जो बहुत छोटी है, जिसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो इसको मैं इक्वेशन ए बोल देता हूँ, ठीक है। जब मैंने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करा तो मेरे पास एक इक्वेशन ए आ गई। अब ऐसे ही ये जो इक्वेशन है इनको एक बार सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है।
ये जो आपकी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है, इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। देखो मैं बार बार बता रहा हूँ, आप इसको एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं चाहता हूँ वो बड़ा हो जाएगा। छोटा करने के लिए मैंने यहाँ पर सब्ट्रैक्शन, पहले एक बार एडिशन करा, एक बार सब्ट्रैक्शन करा, तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। जब साइन चेंज हो गए तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा 10 1 कैरी हुआ 12 13 और ये आ जाएगा 530। यही आ रहा है 530, चेक करो आप भी। फिर नेगेटिव यस सर। 530 आ रहा है। और यहाँ पर जब हमने करा 604 में 74 गया 0, 60 में से 7 गया तो 53 आ रहा है। देखो 530 आ रहा है, वो भी पॉजिटिव। अब यहाँ पर अगर आप 530 कॉमन लेते हो तो यहाँ पर x माइनस वाई आ रहा है इक्वल टू 530, और ये 530 जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 530 से 530 डिवाइड हुआ तो यहाँ पर कट के आपका x माइनस वाई इक्वल टू 1 आ गया। अब आप समझो मैंने ऐसा क्यों करा, एक बार एडिशन क्यों करा और एक बार सब्ट्रैक्शन क्यों करा। क्योंकि हमें जब पता था नंबर इतना बड़ा था, और मैंने आपको अरेंजमेंट समझाई है, अरे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपने करना कब है, जब एक का x दूसरे के y के इक्वल हो कोफिशिएंट वाइज, और ऐसे ही एक का y दूसरे के। तो उस केस में आप हमेशा एक बार एडिशन करना, एक बार सब्ट्रैक्शन करना, तो आपके पास एक छोटी छोटी इक्वेशन आ जाएंगी। अब ये देखो कितनी छोटी इक्वेशन आई है, x प्लस वाई इक्वल टू 3 और ये x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो बस इन दोनों इक्वेशन को अब आप सॉल्व करो, और अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हो तो जो आपका x और y आएगा वो बिल्कुल सेम आएगा जो उसके आना चाहिए था। ठीक है, तो हमने क्या करा, बड़ा क्वेश्चन अवॉइड करके उसको दो छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर लिया, और जब आपका इक्वेशन छोटा हो जाएगा तो बस आप इनको a और b को सॉल्व कर रहे हैं। जल्दी से मुझे a और b को सॉल्व करके बताओ कि आपका आंसर क्या आ रहा है। हाँ जी, बताओ मुझे सॉल्व करके कि a और b को सॉल्व सर करके x2 आ रहा है। ठीक है, एक बार बाकी भी करेंगे। और y कितना आ रहा है? 1। सर वाई बना रहा है। तो और बाकी भी जल्दी से मुझे चेक करके बताओ कि एक्स और वाई कितना आ रहा है आप लोगों को। ठीक है, आपको समझ सर में आया ना? x2 आ रहा है, वाई बना रहा है। ठीक है, ऑलमोस्ट यही आ रहा है सबका। एक बार सर बाकी y1 आ y1 आ y रहा है। इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, सबका सेम आ रहा है। तो बात समझ आई कि ये वाला मेथड हमने कब फॉलो करना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जब हम इक्वेशन को छोटा करना चाहते हैं। और हर इक्वेशन के साथ ऐसा नहीं करना आपने, ठीक है, उनके लिए ट्राई करना जिनके लिए वैल्यूज बड़ी बड़ी हो और इस तरीके से अरेंजमेंट हो कि लेके हो जाए सॉल्व। ठीक है, वैसे बात बताऊं ये ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, इसके अलावा आपका कोई ऐसा बाहर नहीं आएगा। वैल्यूज बस ध्यान देना है कि x और y इनका सेम होना चाहिए और इसका y और x, जिससे आपका क्वेश्चन थोड़ा इजी सॉल्व हो जाएगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन रह गया हमारा, ठीक है, उस लास्ट क्वेश्चन को करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 8 करो जल्दी से। यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है कैसे करेंगे, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए सबसे पहले। तो क्या होती है, यस इजी। क्या होती है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी? 9th में पढ़ी थी आप लोगों ने। एनीवन? देखो मैं समझाता हूँ। सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज 180। वेरी गुड। सम ऑफ अपोजिट एंगल इज ऑफ 180 डिग्री। यानी अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल आपका सर्कल के अंदर बन रहा है और उनके चारों वर्टिसेस सर्कल को टच कर रही है, जैसे ये देखो टच कर रही है, ये भी टच कर रही है, ये भी, तो एक क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टिसेस सर्कल को अंदर से टच कर रही है, तो इस तरीके की फिगर को हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे क्या, अगर ये ए है, सॉरी इसको ए ले लेता हूँ, इसको बी, ये सी और ये डी, तो क्या है कि हम ये कहेंगे कि एंगल ए प्लस एंगल सी वो इक्वल हो जाएगा किसके, 180 डिग्री के। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर अपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री। ये प्रॉपर्टी होती है, ध्यान रखना। एंगल ए प्लस एंगल सी इज ऑफ 180 डिग्री, सेम एंगल बी प्लस एंगल डी इज ऑफ 180 डिग्री। अब इसका रीजन क्या लिखोगे यहाँ पर, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है ना, तो ये प्रॉपर्टी आपने 9th में पढ़ी हुई थी, जिनको नहीं याद तो कोई दिक्कत नहीं, पर ध्यान रखना यहाँ पे कि अपोजिट एंगल्स का सम यहाँ पर 180 डिग्री होता है। अब इसी बेसिस पे हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में। तो यहाँ पर आप देखो कि ये रहा ए बी सी डी, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक्स और वाई निकालना है। तो आप ये बोलोगे सेम यहाँ पर कि एंगल ए प्लस एंगल सी विल बी ऑफ 180 डिग्री, रीजन दे देंगे अपोजिट
एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। ठीक है ना, प्रॉपर्टी समझ में आई सबको? प्रॉपर्टी क्या है? हाँ जी, सबसे पहले पहचानना है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या है। सबसे पहले आप लोगों ने पहचानना क्या है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो होता है जिसके चारों वर्टिसेस सर्कल को टच कर रहे हो। अब चारों वर्टिसेस टच कर रहे हो तो एक प्रॉपर्टी बनती है। प्रॉपर्टी क्या बनती है कि अपोजिट एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो हम ये बोल देंगे ए और सी इनका सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो इस वजह से ए प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। अब अगर ए की वैल्यू में पुट करूँ तो ए है कितना? 4y प्लस 20 और सी कितना है? -4x। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हो, करो सॉल्व इसे जल्दी से। सर एक बार होमवर्क बताना दोबारा क्या है? बच्चे पहले ये तो कर लो। यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए बोला है मैंने इक्वेशन को। सर इसमें y माइनस एक्स की वैल्यू 40 डिग्री आ रही है। अब यहाँ पे आप 4 कॉमन ले लो, बिल्कुल ठीक है, सही आ रही है। तो 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो 160 डिवाइडेड बाय 4 40। तो y माइनस एक्स इक्वल टू 40 डिग्री, बिल्कुल ठीक आ रही है। तो मैंने ये सॉल्व करने के लिए बोला था। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। ऐसी दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करो, तो चेक कर लेता हूँ भव्य में। तो एंगल बी प्लस एंगल डी हम कहेंगे क्या? 180 डिग्री है। सेम वही प्रॉपर्टी यहाँ पर कि अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। अगर बी की बात करूँ तो ये है 3y माइनस 5 और डी की बात करूँ तो ये है -7x प्लस 5 इक्वल टू 180 डिग्री। तो 3y माइनस 5 -7x प्लस 5, तो -5 प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास इक्वेशन आ रही है 3y माइनस 7x इक्वल टू 180 डिग्री। बस इन दोनों को सॉल्व करना है आपने और आपका x और y आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन 1 आ गया, इक्वेशन 2 आ गया। पहले बताइए किसको समझ में नहीं आया? हाँ जी, किसको समझ में नहीं आया? बिल्कुल ठीक है भव्य, आपका कोई है जिसके सर के ऊपर से गया ये टॉपिक? क्वेश्चन नंबर 8। भैया आवाज कट गई थी, एक बार दोबारा बता दें लास्ट का पार्ट। बच्चे मैंने ये बोला है यहाँ पर कि जैसे a प्लस सी का सम 180 होगा, वैसे ही b प्लस डी का सम 180 होगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री एंगल। इस वाली प्रॉपर्टीज है। ठीक है, इस वाली प्रॉपर्टीज है। और यहाँ पर भी देखो मैंने वही करा कि इन दोनों एंगल का सम जब मैंने प्लस करा, बी और डी को प्लस करा, तो उसका सम 180 करा और मेरे पास जो इक्वेशन आ रही है 3y माइनस 7x इक्वल टू 180। अब मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ यहाँ पर, सर x कोई है जिसको आ समझ में नहीं आया? सर x 35। नहीं, x शायद कुछ नेगेटिव आ रहा है यहाँ पर। x -15 आ रहा है, y यस 25। सर x माइनस में आ ये रहा है। सर x माइनस 15 आ रहा है और y 25 आ रहा है। देखो बाकी भी चेक करेंगे सॉल्व करके। वैसे लास्ट क्वेश्चन आज चलो कि का। -15 तो हो ही नहीं सकता, ये एंगल्स है। बच्चे ये वैल्यूज आई हैं, अब इन एंगल्स में आप पुट करोगे ना तो ये मल्टीप्लाई करके आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी। ओके सर, ओके सर। ठीक है ना, जब आप सॉल्व कर रहे हो यहाँ पर देखो, जिस तरह गलती क्या कर रहे होगे, इक्वेशन 1 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करा या 7 से कर, 3 से कर लेते हैं। इक्वेशन मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3, तो यहाँ आ जाएगा 3y माइनस 3x इक्वल टू 120 डिग्री। फिर दूसरी इक्वेशन 3y माइनस 7x। अब मुझे सेम साइन है तो सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, इसकी वजह से साइन चेंज हो जाएंगे। ये कट गया, ये आ गया यहाँ पर 4x और ये आ गया कितना? -1, नहीं सॉरी, खाली 60 आ रहा है, -60 आ रहा है। तो x की वैल्यू आ रही है कितनी? -60/4। तो सॉल्व करा तो x आ गया कितना? -15 आ गया। ठीक है, इसको पुट करो आप इक्वेशन के अंदर, बिल्कुल ठीक आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, तो ये आ रहा है आपका y 25 आ रहा है। ठीक है, अब उसने एंगल्स बोले थे फाइंड करने के लिए, तो यानी अगर मैं बात करूं एंगल ए की, ये सर निकाल लिए।
ठीक है, सर तो 120 डिग्री। बस वैल्यू पुट करनी है। 4 इंटू 25 प्लस 20। विनय आपको समझ में आ रहा है? सर 120। 120 आ रहा है, वेरी गुड। ऐसे ही एंगल बी की बात करूं तो बी इज 70 डिग्री। ठीक है, तो 3 इंटू 25 माइनस 5, तो 75 माइनस 5 करोगे तो 70 डिग्री आ जाएगा, बिल्कुल ठीक। अब सी की बात करता हूँ, एंगल सी की, विच इज सर माइनस 4। 60 डिग्री। तो माइनस 4 को हम मल्टीप्लाई करें माइनस 15 से, तो माइनस माइनस पॉजिटिव, और 4 15 4 का इज 60, 60 होगा ना, 60 डिग्री। हाँ, यस सर 60 का है। अच्छा पता नहीं मेरे को साउंड हुआ किसी ने 70 बोला है। और ये आ जाएगा एंगल डी, डी इज माइनस 7x प्लस 5। सर 110। तो 5 5 25 95 प्लस 5, सॉरी 105, तो 110 आ जाएगा। तो एंगल डी आपका आ रहा है कितना, 110 आ रहा है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। ए आ रहा है 120, बी आ रहा है आपका 70। यस सर यही आ रहे हैं। किसी को कोई डाउट यस कुछ सर ये पूछना, याद है। बताओ यहाँ तक। किसी को भी डाउट हो आज के किसी नो टॉपिक में? डाउट सर। नहीं भैया। नो सर नो डाउट। सर बस ये बता दो होमवर्क क्या है। हाँ मैं बता देता हूँ। एक तो जिन्होंने होमवर्क नहीं भेजा वो स्ट्रिक्टली मुझे अभी 2 घंटे के अंदर होमवर्क भेजोगे, ठीक है ना। जिन्होंने अभी तक मेरे को होमवर्क नहीं भेजा, 2 घंटे के अंदर जल्दी से होमवर्क भेजो। और होमवर्क में आपको क्वेश्चन नंबर 7 का आज हमारी क्या है, फ्राइडे वाली क्लास है ना। यस सर। ठीक है, होमवर्क में यस थर्ड सर। पार्ट है इसका और फोर्थ पार्ट है। थोड़ा सा होमवर्क मैं और बढ़ा रहा हूँ ताकि आप प्रैक्टिस करो। एक सेकेंड, एक तो ये 2 पार्ट है 7 के, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। एक सेकेंड, ये पेज लोड हो जाए। सर बस यही है ना। अभी और दे रहा हूँ मैं होमवर्क, और एक सेकेंड, कुछ एग्जांपल्स देने हैं मैंने होमवर्क में। एग्जांपल्स मैंने ये वाले दिए थे पहले होमवर्क में, यहाँ के एग्जांपल्स अभी तक दिए मैंने होमवर्क में, आपको बताओ। नो सर। सर आपने नो एग्जांपल सर। 1 लास्ट टू आपने 18 16 सर क्वेश्चन एग्जांपल 16 तक दिए थे आपने। तो आपको क्या करना है, 17 और 18 करके आना है एग्जाम्पल। 19 तो मैंने क्लास में ही करा दिया था, तो एग्जाम्पल 17 और एग्जाम्पल 18 ये होमवर्क में करना है, ठीक सर है। आपने ओके 18 सर। तक दिए थे एग्जांपल। 18 तक दे दिए थे, देख लेना, जिन्होंने नहीं करा वो ये भी कर लेना कंप्लीट, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। बाकी और कोई डाउट इस टॉपिक के, इस चैप्टर के रिगार्डिंग किसी का कुछ है, कुछ पूछना आप लोगों ने, है किसी का कोई डाउट? और नो सर। संडे को एक क्लास लूंगा मैं, जहाँ मैंने बच्चों का एपी छुड़वा रखा है ना, जो जिनका कंप्लीट नहीं हुआ था सर एपी। संडे को साइंस की क्लास भी है। सर संडे को साइंस की भी हाँ क्लास है। हाँ, तो कोई नहीं, उनकी 24 घंटे थोड़ी ना है क्लास, मुझे 1 घंटा चाहिए आप लोगों का बस। और सबका नहीं चाहिए, जिनकी एपी का सिलेबस बचा हुआ है, जिन्होंने एपी स्टार्ट करा था और बीच में पहुंच के उनका छूटा हुआ है, उनकी मैंने क्लास लेनी है बस मैंने, ठीक है ना। जिनका फर्स्ट एक्सरसाइज या सेकंड एक्सरसाइज पे आके कुछ रुका हुआ है काम। तो अब मैं आपको टाइम बता दूंगा किस टाइम, साइंस कितने बजे बोलिए सर ने? हाँ जी, साइंस सर की। साइंस के सर ने अभी कोई टाइम नहीं बताया था, वो कहते अभी हो पोस्ट बताया कर नहीं देंगे सर। टाइम। अच्छा एक काम करना, पहले तो आप ना, आप सारे में से देख लेना एपी का किनका पेंडिंग है काम, ठीक है ना। एपी का चेक कर लेना किनका सर मेरे पेंडिंग है। लास्ट की ईपी में जो ऑप्शनल एक्सरसाइज थी वही बच रही है बस। नहीं नहीं, वो तो सबकी बाकी है, ऑप्शनल ऑप्शनल मैंने किसी को भी नहीं कराया। वो मेरा ये था कि कुछ नए बच्चे आने थे तो उनके लिए रुकवा दिया था मैंने। मैं कराऊंगा वो सबको, सबको ही कराना है। बट ये मैं कह रहा हूँ कि जिनका मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज का कुछ पार्ट शायद रह गए थे और सेकंड की स्टार्टिंग रह गई थी, तो कुछ बच्चे थे ऐसे, एक अर्चित का मुझे याद है, एक प्रियांश का याद है, और एक शायद खुशहाल उसका याद है, और किसी का है तो देख लेना। इन 3 बच्चों का तो मुझे याद है कि इनका पेंडिंग था। सर मेरा तो एपी हुआ हुआ है। अच्छा जिनका हो गया तो कोई नहीं, मतलब बस इन्हीं 3 4 बच्चों की क्लास लेनी है मैंने संडे को, तो उनको टाइम बता दूंगा मैं, ठीक है। चलिए फिर सर ठीक एक है। मेरा भी एपी रह गया था। हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि अपना देख लेना कहाँ तक हो रखा है, मुझे बता देना, ठीक है ना। अगर वो ही टॉपिक आपका हो रहा होगा तो ज्वाइन कर लेना, सर वरना और अभी कौन सा होमवर्क भेजना था आपको? जो लास्ट क्लास का होमवर्क था, जो लास्ट क्लास में मैंने होमवर्क दिया था वो होमवर्क भेजना था, जो कि यहाँ के कुछ क्वेश्चन थे। हाँ ये वाले क्वेश्चन नंबर 5th और क्वेश्चन नंबर 6 था।
चलो ठीक है, फिर मैं क्लास ओवर करूं। ओके भैया। हाँ जी, ओके, बाय बाय, ध्यान रखो आप सब अपना।